आज यानी 11 जुलाई को पूरी दुनिया में आबादी के हवाले से आगही का दिन मनाया जाता है। दुनिया के अक्सर मसाइल इस वजह से हैं क्योंकि कसीर आबादी है। इससे पहले हिस्ट्री में कभी इतनी आबादी नहीं थी और यकीनन जब हम इसके ट्रेंड्स को देखते हैं तो हम एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, जो कि मैथमेटिकली ऑफ कोर्स दैट्स द ओनली वे इट मेक्स सेंस। लेकिन कई ममालिक ने इस बात का एहसास करते हुए कि आने वाले दिनों में उनके वसाइल कम और आबादी के ज़्यादा होने की वजह से मुश्किलात बढ़ेंगी, इसकी रोकथाम के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, बेहतरीन सहूलतें देने के लिए, आगही बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ को इख्तियार किया। पाकिस्तान में 90 की दहाई में हम देते हैं कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट सेटअप किया गया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की क़यादत में, और उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया। लेकिन अगर आप गुज़िश्ता कई दहाइयों को देखें तो हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस मैसेजेस, इसके बावजूद कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सब सितारा मौजूद है, मुख्तलिफ और फैमिली हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई हिकमत अमली आगे नहीं बढ़ पाती। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि हमारे यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको हेड ऑन नहीं लेती। एक तासुर ये है कि शायद यहाँ पे सोसाइटी तैयार नहीं है, दीनी या शरई मामलात इसके तसादुम में हैं, तो शायद हमें ये बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के पॉपुलेशन काउंसिल के डेटा के मुताबिक मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान में हर साल 50 लाख अनचाही प्रेगनेंसीज़ होती हैं। ये एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज़ हैं जो मैरिड कपल्स की होती हैं, एंड दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि वो इस बच्चे को दुनिया में लाकर उसकी निगहदाश्त कर सकें, उसकी बेहतरीन परवरिश कर सकें, उसको खाना पीना, एजुकेशन, तालीम, उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी कर सकें। अब इसकी वजह से होता क्या है, ये अनचाही प्रेगनेंसीज़ ना सिर्फ अगर ये बच्चे दुनिया में आते हैं तो आपकी आबादी में इजाफा करते हैं, घर की खुशहाली इससे अफेक्ट होती है, और सबसे बढ़कर ये कि दूसरा जो रास्ता खुलता है कि कई लोग फिर इलीगल अबॉर्शंस की तरफ जाते हैं, क्योंकि अबॉर्शन आप लीगली नहीं करवा सकते, तो एक दफ़ा इस हमल को अगर इख्तियार कर लिया गया तो उसको ज़ाया करने की तरफ जाते हैं, विच इज़ वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द हेल्थ ऑफ द लेडी। इस तरह के बहुत सारे मसाइल इससे जुड़े हुए हैं। फिर तीसरी चीज़ ये भी कि अगर हम पॉलिसी मेकर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इंसेंटिव है। आप किसी भी जगह में जाएं, वहाँ का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो जो नंबर्स हैं वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि जी मेरे हाथ में इतना ज़्यादा वोट बैंक है, और उनको ये भी लगता है कि जब इन लोगों का वोट लेके वो इख्तिदार में आएंगे तो वसाइल भी इसी हिसाब से दिए जाएंगे कि भाई इतने सारे लोग हैं तो उनकी बेहतरी के लिए, उनकी फ़लाह के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उसको ज़्यादा पैसे दरकार हैं। लेकिन वी आर वर्स एट द मोमेंट दैन ऑल मुस्लिम कंट्रीज़। इस वक्त जो सूरत हाल है 2030 तक हम इंडोनेशिया का नंबर भी क्रॉस करते हुए मुस्लिम ममालिक में पॉपुलेशन के हवाले से नंबर 1 होंगे और दुनिया में नंबर 4 की पोजीशन भी होगी। इक़्तिसादी हालात आपके सामने हैं, द प्रेशर्स दैट इट इज़ इंड्यूसिंग इज़ अनइमेजिनेबल। लेकिन आइए ज़रा इस पर एक मोहतात लेकिन कैंडिड कॉन्वर्जेसन करते हैं कि क्या हमें अदराक भी है कि हम किस तरफ को जा रहे हैं, एंड वाई आर आर पॉलिसी मेकर्स नॉट थिंकिंग अबाउट इट। सबसे पहले जी हमारे आज के पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे साथ मौजूद हैं शारलीन अंसारी, जो कि ग्लोबल डिवर्सिटी, एक्विटी और इंक्लूजन सर्टिफाइड प्रोफेशनल हैं। पिछले 17 साल का इनका बैंकिंग का तजुर्बा है। बैंक्स यकीनन क्योंकि आपकी प्लानिंग में, आपकी फिस्कल प्लानिंग में एक कलीदी किरदार अदा करते हैं, तो बहुत सारे ट्रेंड से ये भी वाकिफ़ हैं। आइए इनको भी इसमें इंगेज करते हैं। बहुत शुक्रिया शारलीन आपकी मौजूदगी का। आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं हुमा परवेज़, हुज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नफ्सियाती तौर पे बैरियर्स क्या हैं? कई स्टडीज़ आज भी ये कहती हैं कि पाकिस्तान में अगर किसी कपल से पूछा जाए कि आइडियल फैमिली साइज़ क्या है, तो वो चाहेंगे कि उनके 4 बच्चे हों, जिसमें वेरी स्पेसिफिकली वो चाहते हैं कि 2 बेटे और 2 बेटियाँ हों। जोड़ियों का जो हमारा एक ऑब्सेशन है ना, वो यहाँ पे भी ज़ाहिर हो रहा है। तो इनसे पूछेंगे कि ये जो मेंटल बैरियर्स हैं ये हम क्यों नहीं क्रॉस कर पा रहे। लास्टली हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयपाल छाबड़िया साहब, जो कि फॉर्मर एडिटर हैं उर्दू जर्नल के, जो कि PMA का अपना जर्नल है। इसके अलावा गुज़िश्ता 3 सालों से आप पॉपुलेशन डे PMA के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ही इज़ बिन इंगेजिंग विद द मेडिकल फ्रेटर्निटी ताकि इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हो। अच्छा जी, इसके अलावा आपको बताते चलें, अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट, और जो आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी से आगाह करेंगे कि क्या वजह है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की मौजूदगी, उसकी एक्सेस हमारे अभी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और हमारी एक मरबूत पॉपुलेशन वेलफेयर स्ट्रैटेजी सामने नहीं आ रही। हमारे साथ मौजूद हैं द CEO ऑफ ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग, जनाब डॉक्टर SA रब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का। और सबसे पहले अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करूँ, डॉक्टर रब,
आज भी आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बहुत सारी तकरीबात हो रही हैं, लेकिन हुकूमत की और रियासत की हिकमत अमली क्या है? क्या वजह है कि इन तमाम एफ़र्ट्स के बावजूद हम अपने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को अगर दुनिया के दूसरे ममालिक से कंपेयर करते हैं, ये बहुत हाई है और इसको हम नीचे नहीं ला पा रहे? सिद्रा, पहले तो आपको का बहुत शुक्रिया कि आज आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू उठाया है और इसमें मैं 3 बातें गोश गुजार करना चाहता हूँ। आपने बड़ा अच्छा प्रीएम्बल दिया कि 10 मिलियन प्रेगनेंसीज हैं, 4 मिलियन अनवांटेड हैं, 28 लाख अबॉर्शंस हो रहे हैं और 10,000 औरतें हर साल मर जाती हैं और कोई हेडलाइन नहीं बनती क्योंकि इनको कोई चॉइस ऑफ फैमिली प्लानिंग नहीं मिला। 3 इश्यूज हैं। एक तो अफोर्डेबिलिटी। कैन यू हियर मी सिद्रा? जी जी जी, आई कैन हियर यू। जी जी, पहली 3 जो चीज़ें हैं वो 3 A's हमारे नाजरीन के लिए और हुकूमत के लिए आपके तवज्जुह से मेरे ख्याल से एक पैगाम होगा। अफोर्डेबिलिटी का, अवेलेबिलिटी का और एक्सेसिबिलिटी का, क़ुव्वत ख़रीद, दस्तयाबी और रसाई, ये 3 एरियाज हैं। पहली चीज़ तो ये कि इमीडिएटली सिद्रा 18% जनरल सेल्स टैक्स हमने लगाया है, तो इट शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली टू 0 कैटेगरी, क्योंकि जिन्होंने भी टैक्स लगाया है उन्होंने अगर हेल्थ एंड पॉपुलेशन मिनिस्ट्रीज से कंसल्ट कर लिया होता तो शायद इतना गलत इकदाम ना उठता। यहाँ पे 18% जीएसटी कॉन्ट्रासेप्टिव पे लगने की वजह से अब उस आदमी के पास सख्त नहीं है कि जो 70% लोग अपनी पॉकेट से खर्च करके कोई ना कोई मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो वो तंदूर की 18 रुपए की रोटी ले या 25 रुपए का। दूसरी चीज जो है 18% जीएसटी शुड इमीडिएटली गो। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंपोर्ट ड्यूटी हमने लगा दी है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के इंपोर्ट पे, यानी वो अद्वियात जो फैमिली प्लानिंग में मददगार साबित होती हैं उनकी इंपोर्ट के ऊपर हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। उसके बाद इंडिया से IUCD एक डिवाइस है जो कि फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होता है खवातीन में। 6 सोर्सेस आउट ऑफ 9 आर फ्रॉम इंडिया और इंडिया से जो मेडिकली रिकमेंडेड है इंपोर्ट्स बैन हुई हुई है पाकिस्तान पे। हद तो हद हमने ये भी किया है कि कुछ केमिस्ट, पहले ये होता था कि हर केमिस्ट पे जहाँ दवाइयाँ दिल की, डायबिटीज की दस्तयाब हैं वहाँ पे हमें कॉन्ट्रासेप्टिव कमोडिटीज भी मिल जाती हैं। अब एक पता नहीं किन साहब को आइडिया आया कि सिर्फ फॉर्म 9 शेड्यूल G के तहत जिन केमिस्ट पे होगी दवा वो सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव बेच सकते हैं। इससे 35% कमी आई है वो लोग जो खुद से कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं। उसके बाद हमने कॉन्ट्रासेप्टिव्स को मेडिकल डिवाइसेस कह दिया है उसको। अब हर पान वाले, झाबड़ी वाले जहाँ पे पहले दस्तयाब था अब वो वहाँ मुअय्यन नहीं, वहाँ दस्तयाब नहीं है। तो हुकूमत को कुछ आज के दिन के हवाले से इमीडिएट 18% GST रिमूव करना। डॉक्टर, आप कोई सुनवाई है आपकी? बड़े अहम मामलात आपने उठाए हैं, मुझे बताएं कि आई एम श्योर के पीपल लाइक यू, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन वर्किंग सो हार्ड, ये इंगेज कर रहे होंगे हुकूमत से। क्या कोई मस्बत आपको उनकी तरफ से राय मिली है? क्या इसमें कोई रद्दोबदल आएगा? बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। एक तरफ ये कह देना कि जी हमारी आबादी बढ़ रही है, वी आर डूइंग समथिंग अबाउट इट, दीज आर योर कोर डिलीवरेबल्स। हर वफाकी और सूबाई हुकूमत ने हमें प्रॉमिस किया है दी एक्सेसिबिलिटी एंड दी अफोर्डेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये आपका बेसिक राइट है। लेकिन जो इक़दामात जो अभी आपने बताया है कि जो मज़ीद इन पर चार्जेस लगे हैं, टैक्सेस लगे हैं, ये तो लोगों की दस्तरस से इनको दूर कर रहा है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। अभी जो नया बजट आया है उसमें कोई मुशावरत नहीं हो सकी, शायद किसी न किसी वजह से, हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की वजह से। हद तो हद अब डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसकी तरसील, गोइंग द लास्ट माइल, अगर ऊशू, कालाम, मिट्टी कहीं पे भी पाकिस्तान में दस्तयाब करवाना है तो उसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन फीस होती है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है हमने 5 और 8% का। इसके लिए कॉन्स्टेंटली पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग एडवोकेसी कर रही है। हमारे दूसरे पार्टनर भी इसमें हमारे शामिल है, जिसमें PSI इंटरनेशनल है, पाथफाइंडर है, हमारे दूसरे पार्टनर्स मिलकर कर रहे हैं। लेकिन मरबूत पॉलिसी सिर्फ उस वक्त बन सकेगी कि मुशावरत पहले के पहले बजट अनाउंस हो जाएगा और उसके बाद फिर उसको रिवर्स करना। अब वो
डॉक्टर साहब मेरे साथ कराची स्टूडियो में भी हमारे मेहमान मौजूद, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो में भी मेहमान मौजूद है। मुझे एक ब्रेक पे भी जाना है। मैं एक जल्दी से आपसे, बल्कि लेट्स गो टू अ ब्रेक, फिर वापस आके कुछ समाजी हकीकतों पे बात करेंगे। कई दफ़ा हमारे यहाँ ये तो देखें जी डिस्ट्रीब्यूशन द मेडिकल साइड ऑफ इट है, लेकिन हमारे रवैयों में कहाँ कहाँ रद्दोबदल की ज़रूरत है। कई दफ़ा हमारी गुफ्तगू के ऊपर कदगन लगाई जाती है, लेकिन कदगन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरा ख्याल है, और आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि हम इस मैटर को अगर लेके चल रहे हैं तो इसमें हसासियत को, और ख़ास तौर पे जो हमारी समाजी हसासियत है, उसके पहलू को हमने नहीं छोड़ा है। लेकिन आइए ज़रा रवैयों की तरफ आ जाते हैं। कई दफ़ा इस तरह की गुफ्तगू भी लोगों को बहुत बोल्ड लगती है, उनको लगता है कि इससे माशरे में बिगाड़ पैदा हो सकता है। इसी चुप की वजह से शायद हम आज इस नहज पे पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं हुमा आपके पास ये सवाल लेके आऊँ, ये सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ उठाने में या इंफॉर्मेशन रिले करने में किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, और जो फिर दूसरे समाजी प्रेशर्स हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि इन मौज़ूआत पे बात ना की जाए, दूसरी तरफ आप हमारे सिर्फ वॉल चॉकिंग्स को देख लें, कई आपको आमिल और इस तरह के लोग नज़र आएंगे जो आपको औलाद नरीना प्रॉमिस कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी डीपली रूटेड इशू इन आवर सोसाइटी। Exactly, this is a very deeply rooted issue. But when we talk about it, we should talk about it in an educational expansion manner, जिससे हम जो है इस तरह से कर सकते हैं कि हम सबसे पहले टारगेट करें हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसको, बिकॉज उसमें काफ़ी अवेयरनेस है एंड दे आर वेरी ओपन माइंड्स टू थिंग्स लाइक दीज विच आर बीइंग टैबू टॉपिक्स इन आवर कल्चर। तो इस चीज़ पे हम जो है बिल्कुल बेसिक जगह से जो है इन्फॉर्मेशन शुरू कर सकते हैं, अवेयरनेस शुरू कर सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स हो सकती हैं, एजुकेशनल कैंपेन्स हो सकती हैं, जिससे हम इस टैबू टॉपिक को टैबू की टर्म्स से निकाल के थोड़ी अवेयरनेस की तरफ, थोड़ी जो है ना एजुकेशनल एक्सपेंशन की तरफ लेके। आपने अपनी प्रैक्टिस में देखा है जहाँ हम दूसरे मौज़ूआत की बात करते हैं, हरासमेंट होती है, फाइनेंशियल अब्यूज़ की बात की जाती है, ये जो रिप्रोडक्टिव प्रेशर्स हैं कि आपका फैमिली साइज़ क्या होना चाहिए, औलाद बेटा या बेटी, इसकी वजह से आपके पास ख़वातीन आती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक प्रेशर है। बिल्कुल ऐसा है, जैसे शादी के बाद फ़ौरन से जो है इन लॉज एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि अब फैमिली एक्सपेंड होगी, बट मे बी द कपल इज़ नॉट रेडी फॉर दैट, बिकॉज देयर आर सो मैनी फाइनेंशियल प्रेशर्स एट द मोमेंट दैट एवरीवन, ईच इंडिविजुअल इज़ डिस्टर्ब्ड। और जहाँ हम इस चीज़ की बात करते हैं ना कि प्रेशर्स हैं, तो इकोनॉमिकल प्रेशर की, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, बहुत सी चीज़ें इसमें जो है कवर अप हो जाती हैं। और हम जो है इस चीज़ को स्ट्रेस से बहुत आगे ले गए हैं, स्ट्रेस से आगे एक्यूट स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस की तरफ ये चीज़ आ गई है। और अब बर्नआउट है, हर इंसान बर्नआउट है कि वो अपनी जो रेगुलर हम एक्टिविटीज़ करते हैं हम उसको एंजॉय नहीं करते, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे लेते हैं। अगर एक तो हमारी शहरी ज़िंदगी में आपके पास वेल टू डू, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या एफ्लुएंट लोग मौजूद हैं। शार्लीन, व्हाई डू यू थिंक ये हमारी जो लोअर स्ट्रैटास ऑफ इनकम हैं वहाँ पे एक तासुर और ये तसव्वुर बहुत है कि दे फील कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा कमाने वाले हाथ हैं। यानी वो जो पेरेंट्स की अपनी ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को मैंने स्कूल भेजना है, बेहतरीन खाना देना है, बेहतरीन तालीम देनी है, वो तो अपने आप को इन तमाम जिम्मेदारियों से मुबर्रा समझते हैं और बच्चा बाकायदा उनके लिए एक अर्निंग मेंबर होता है। एब्सोल्युटली, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लाइक शी मेंशन्ड, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में अभी एजुकेशन और अवेयरनेस ज़रा कम है। सो इसी तरफ से हम ये चाह रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो, एजुकेशन हो, अवेयरनेस हो। आई थिंक वी नीड टू ओपन मोर स्कूल्स, वी कैन हैव ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन एज वेल, यू नो, ताकि जो हमारी आवाम है उसको समझ आए बहुत सी चीज़ों की जिसकी अभी हमारे पास अवेयरनेस कम है। अब ये जो लो इनकम स्ट्रेटा है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो इस तरह रिजॉल्व हो सकती हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकॉनमी हो, राइट। जैसे हमारे पास अभी हम सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर मे बी वी नीड टू शिफ्ट टूवर्ड्स अदर सेक्टर्स जहाँ पे कम काम हो रहा है, जैसे आईटी है, जैसे हमारे पास दूसरे सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर हम और ज़्यादा ख़वातीन को इंगेज कर सकते हैं। हमारा मुल्क ज़रई है, ठीक है, हमें सिर्फ अपने वसाइल को मज़ीद और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। देखिए ऑलरेडी एक डिबेट हमारे यहाँ चल पड़ी है जिसमें हम कहते हैं कि जी रियासत का या हुकूमत का काम नौकरियाँ प्रोवाइड करना नहीं है, और जितनी बड़ी तादाद में यूथ हमारे यहाँ हर साल ऐड हो रही है, शायद किसी भी रियासत के लिए पॉसिबल नहीं हो कि सबके लिए एक वायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, जितने लोग हमारे यहाँ ये यूथ है जिनको अब स्ट्रगल्स हैं, वो अच्छी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बावजूद भी नौकरी तलाश नहीं कर पा रहे,
आर दे एबल टू पुट द डॉट्स टुगेदर? क्या उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे मुल्क की बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए कितना बड़ा एक ख़तरे की घंटी है? नहीं, ये तो बिल्कुल है ना। देखें, हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर हैं, मुझे तो ये नज़र नहीं आ रहा है कोई नेशनल असेंबली में, कोई सेनेट में कोई डिबेट हो कि हमारी पॉपुलेशन ये इंटरनेशनल डेज़ जितने भी होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि आप उस दिन इस पे डिबेट करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ डिबेट नहीं होती। और मुझे बड़े दुख की बात है, इट इज़ अ नेगलेक्टेड प्रायोरिटी। मैं अकेले तौर पर मेरे इनिशिएटिव पे मैंने पिछले 3 साल पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेट किया। एक मैंने PMA के पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में कराया, जिसमें मैंने रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन के पूरे उसको डिपार्टमेंट को लिया। दूसरा मैंने दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर शेरशाह वाज स्पीकर, उनको मैं लेके गया, सारी एनर्जी मैंने यूटिलाइज़ की, उनसे कांटेक्ट लिया, परमिशन ली, फिर वहाँ हमने स्टूडेंट्स के साथ सेशन किया। एक मैंने जूम पे किया जिसमें ग्रीन स्टार की जो KPK में डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जब आप मेडिकल फ्रेटर्निटी से इंगेज करते हैं, हमारे लोगों की आगाही कम है, लेकिन हर स्ट्रैटा का बंदा किसी न किसी नॉलेज डॉक्टर से रुजू करता है। डॉक्टर्स के पास क्या फ़ीडबैक है जब वो इन कपल्स को या ख़वातीन को ये सलाह देते हैं कि उनको बर्थ स्पेसिंग करने की ज़रूरत है, यानी 2 बच्चों के बीच में जो वक्फ़ा है वो बेहतर वक्फ़ा होना चाहिए? प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? क्या वो सुनकर इस राय को अनसुनी करते हैं? उन पे सोसाइटल बहुत प्रेशर है कि नहीं जी, हर साल उनको हमल करना है और उनको एक बच्चा पैदा करना है। प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं? अच्छा, जो जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर इज़ आल्सो अ कमर्शियल, बिकॉज दे आर कमर्शियल डॉक्टर, इवन दे मतलब उसकी अर्निंग है इस पर, जितने सीजरियन सेक्शन वो कर रहा है उतना वो अर्न कर रहा है। हाँ। कि मतलब, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट का रोल है इसमें वो पॉजिटिव हो सकता है, वो पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि हम जब पीछे 1958 में देखेंगे तो हमारा जो 4.5 करोड़ पॉपुलेशन थी और बांग्लादेश की हमारे से ज़्यादा थी। 71 में जब वो बांग्लादेश हमारे से अलग हुआ तो 1 करोड़ पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा थी। आज हमारी मतलब है कि 33% उनसे ज़्यादा है। एक सिंपल अगर हम बजटिंग की भी बात करें तो जैसे आप एक अपने घर का बजट चलाते हैं तो आपको ये पता होता है कि मेरी आमदन अगर इतनी है और मेरे अखराजात इतने हैं, या तो मैं आमदन को बढ़ाऊं या फिर घर में जितने लोग हैं उनको अपनी आसाइशों में, वसाइल में कुछ कटौती करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन अनफॉर्चुनेटली हमारी रियासत को बैकफुट पे लेके आती है। हम किसी भी चीज़ की बेहतर प्लानिंग नहीं कर सकते क्योंकि जिन चीज़ों को यानी अगर आप तालीम की बात करें, खाने पीने की बात करें, फूड सिक्योरिटी की बात करें, हर साल ये नंबर आपका बढ़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर रब मौजूद हैं ग्रीन स्टार मार्केटिंग से। डॉक्टर, अब क्या समझते हैं आपके हुकूमत इसके लिए बेंचमार्किंग कैसे कर सकती है और इंटरनेशनल इसके लिए जो जो तरीक़ेकार है वो क्या है? यानी हाउ आर अदर कंट्रीज़ एबल टू डू इट? जैसे अभी बात हुई थी, ये कंसिस्टेंट पॉलिसी रहती है, कोई एग्रीमेंट होता है, ब्यूरोक्रेसी या डिपार्टमेंट्स इसके लिए काम करते हैं जो दूसरे मुल्क कर पाए हैं और पाकिस्तान नहीं कर पा रहा? इसका गैप कहाँ पे है? जी डॉक्टर रब। जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो आगा खान के कंसल्टेंट हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टडी की है और बहुत सारा डेटा भी है कि जब तक औरतों की तालीम, उनकी सेहत और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात मिला के नहीं की जाएगी, फैमिली प्लानिंग के बारे में शऊर नहीं हो सकता। दूसरी बात जो बहुत ही रेलिवेंट है वो ये है कि जब सबसे बड़ी वजह जिस वजह से फैमिली प्लानिंग का मेथड्स अडॉप्ट नहीं हो पा रहे हैं वो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं। अभी जो गुफ्तगू मैं सुन रहा था उसमें एक बहुत ही उम्मीद अफजा बात यह है कि पंजाब की गवर्नमेंट ने ग्रीन स्टार के साथ मिलके 300 यूनिवर्सिटीज़ का 30 यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन 600 असातिज़ा को ट्रेन किया और उन 600 असातिज़ा के ट्रेन होने से 12,000 स्टूडेंट्स को पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में फैमिली प्लानिंग की मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस जो हैं उनको एड्रेस करने के बारे में बात की गई है। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा इफ़ आई मे इंटरजेक्ट, मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आपके पास कुछ यकीनन डेटा मौजूद होगा, आप लोग मुख्तलिफ ज़राए अब्लाग का इस्तेमाल करते हैं जिसमें टेलीविज़न हो सकता है, रिलीजियस लीडर्स हो सकते हैं, ख़वातीन हो सकती हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स, या जैसे आपने यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे जिक्र किया। सबसे ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसको समझा जाता है पाकिस्तानी माशरे में जिससे लोग इस तरह की बात कर सकें, उनको कंसल्ट कर सकें?
सिद्रा, सबसे जो क्रेडिबल सोर्स होता है ना, वो आजकल एक प्रोग्राम चल रहा है सुनो सहेली सुनो कैंपेन, और उसमें जो पीयर लर्निंग होती है जी, वो अंडर सुपरविजन, दैट इज क्रिएटिंग द मैक्सिमम इम्पैक्ट। ओके, सही। ये आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ हमें पॉइंट आउट की कि वेरियस प्रोग्राम्स हैं जिसमें सुनो मेरी सहेली एट्सेट्रा, इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो पीयर लर्निंग के थ्रू, यानी जैसे आप आमतौर पे देखते हैं कि आप किससे कंसल्ट करें, किससे इस बारे में इंफॉर्मेशन लें। आप देखेंगे कि डॉक्टर्स या किसी बड़े से, किसी बुज़ुर्ग से पूछने के बजाय लोग अपने हम उम्र लोगों से इस तरह की बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। एक ये भी हमारी बुनियादी हकीकत है कि बेटे की चाह में हमारे यहाँ फैमिली साइज़ बढ़ रहे होते हैं और लोगों को लगता है कि आपके ख़ानदान का या आपका नाम लेवा लड़का ही हो सकता है। हालांकि आज दौरे हाजिर में अगर हम देखें तो बेटियाँ ना सिर्फ हर शोबे में आगे हैं बल्कि अपने वालिदैन का ख़ास तौर पे जब वो ज़ईफ़ हो जाते हैं, जब वो बुज़ुर्गी में पहुँचते हैं तो ज़्यादा ख्याल रखती हैं। लेकिन फिर भी एक इनहेरेंट हमारे यहाँ ख्वाहिश बेटे की है, जिसकी वजह से कई दफ़ा देखा गया है 3 बेटियाँ हो गई, 4 बेटियाँ हो गई, लेकिन एक कपल ट्राई करता रहता है, बल्कि उसके ऊपर एक समाजी प्रेशर भी होता है कि बेटा होगा तो फैमिली कंप्लीट होगी। ये जो कंप्लीट फैमिली का एक कॉन्सेप्ट है, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा, क्या सोचते हैं आप कि बेटे की चाह की वजह से भी कई दफ़ा हम देखते हैं कि फैमिली साइज़ बढ़ रहा है और लोग इसको मायूब नहीं समझते? देखिए, बात दरअसल ये कि जो जिनकी ये सोच है ना कि बेटा और बेटी में, तो वो पहले तो मुझे ये बताए वो किससे पैदा हुआ है। अगर उसको बेटी इतनी बुरी लग रही है तो वो उसकी पैदाइश का कौन है? पहली बात तो ये इतनी जहलत और ये चीजें इस्लाम ने देखिए सबसे पहले यही क्लियर किया कि बेटा ना बेटी इंसान का किरदार हो। और दूसरी बात ये कि बेटी जो अल्लाह की रहमत है, और जो लोग इसको रहमत नहीं समझते हैं वो उनके लिए हमेशा सहमति बन जाएगी पूरी दुनिया में। एक बात जरूर। दूसरी आपने कहा आबादी का हमारी एक तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्क, हम आज तक कराची की आबादी सही नहीं डिक्लेयर कर पा रहे शर्मा हुजूरी के नाम पे। ये तो सियासी मसला हो जाएगा, लेकिन पॉइंट वेल टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। और वाकई जो बेटा और बेटी के बीच का फ़र्क है ना, ये भी हमारी आबादी को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, यहाँ पे ये बात करना बड़ी अहम है और हुमा प्रॉब्ली ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी कि हम ना अक्सर एज अ माशरा ये बात कर रहे होते हैं कि बच्चों के फ़राइज़ क्या हैं, बूढ़े वालिदैन का ख्याल रखें, नाफरमानी ना करें, उफ़ ना कहें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जब आप एक नन्ही सी जान को दुनिया में लेकर आते हैं तो जो आपके फ़राइज़ हैं बतौर पेरेंट्स, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते कि उसको बेहतरीन खिलाना, उसको बेहतरीन तरबियत देना, उसको तालीम देना, ये आपके फ़राइज़ में शामिल है। एंड समहाउ बिकॉज वी डोंट टॉक अबाउट इट, वो इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं बनता हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप सिर्फ इतने से एग्जाम्पल देख लें कि जब बेबी डिलीवर होता है तो माँ को कोई नहीं पूछता, सीधा बच्चे को देखना, बच्चा किस पे गया है, बच्चे के नकूश कैसे हैं, इस चीज़ पे आ जाते हैं। एंड विच इज़ वाई पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन दीज डेज बट नॉट डिस्कस्ड अबाउट। एंड एक चीज़ मैं यहाँ ये डिस्कस करना चाहूँगी कि हमें लगता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन सिर्फ फीमेल्स फेस करती है, बट एट द सेम टाइम वी शुड नो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन से मेल्स भी गुजरते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनको भी सोचना होता है कि फाइनेंशियल प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, अब फ्यूचर क्या है, अब चीज़ों को कैसे लेके चलना है, व्हाट वुड बी द ट्विस्ट एंड टर्न्स इन लाइफ, हमारी एडजस्टमेंट्स क्या होंगी। तो दोनों की जो हेल्थ है उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, इसमें एक और अहम पहलू ये है कि इतनी बड़ी आबादी में द वर्स्ट थिंग जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्टार्टलिंग चीज़ है वो ये कि आपके यहाँ स्टंटेड ग्रोथ हो रही है। ये नहीं कि ये जो आबादी में कसीर तादाद में बच्चे हैं ये तमाम के तमाम तवाना हेल्दी बच्चे हैं, इनकी ऑलरेडी, और इनका जो ये अनफॉर्चुनेट इनके साथ अनफेयरनेस है वो इनकी पैदाइश से भी पहले शुरू हो जाता है। एक गरीब घराने की खातून अगर आप उसकी प्रेगनेंसी को एक बेहतर ख़ानदान यानी बेहतर इनकम के ख़ानदान से अगर कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान उसकी ग़िज़ाइयत की कमी उसके ऑलरेडी बच्चे को मैल नरिश बनाती है। डॉक्टर साहब, ये बड़ा एक अहम पहलू होगा कि हम इस बात का हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि अगर घर में 4 बच्चे हैं और आपकी ग़िज़ाई किल्लत है, आप उनको अच्छा खाना, हेल्दी खाना नहीं दे रहे, तो ये तादाद में तो ज़्यादा हैं लेकिन ये फ़ाल शहरी नहीं है, ये हेल्दी नहीं है।
बिल्कुल, ये बड़ा मसला है। मैं काफ़ी दफ़ा इस पे बोल रहा हूँ, या जब मैं LRBT में आज से 25 साल 20 साल पहले काम करता था जी। तो जो हमारा चाय बनाता था तो उस वक़्त मैंने उससे सवाल किया था कि आपके बच्चे कितने हैं, तो 5 बच्चे हैं, जबकि उसकी तनख्वाह 1000-1200 रुपये थी। तो ये 5 बच्चों को कैसे अच्छे कपड़े देगा, अच्छे खाना देगा, अच्छे तालीम। मैंने इस पे भी सवाल किया है कि 30 लाख बच्चे हमारे मदरसों में हैं, उनका क्या फ्यूचर है? हम मदरसों को क्यों नहीं स्कूल बना सकते? देखिए वो तो एक तालीमी निज़ाम है। मैं ये समझती हूँ कि अगर हम हायर एजुकेशन की तरफ देखते हैं या जो एजुकेशन मिनिस्ट्री, दीज इट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। दूसरा उसमें उसका बेहतर ये है कि उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दें कि 15 साल का बच्चा निकले तो वो जाके प्लम्बर। अच्छा, यानी आप जो बात कर रहे हैं वो हुनर की बात है, वो बड़ी अहम है कि जब ये बच्चे जो स्कूल जाने की, यानी एक नंबर आपके सामने है कि 2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूल जाने की उम्र का है वो स्कूल नहीं जाता, तो यकीनन अगर उसने प्राइमरी एजुकेशन मिस कर दी और आगे आप उसको एक फ़ाल शहरी बनाना चाहते हैं तो हमें टैक्टिकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो एक अहम इशू, एंड आई थिंक शार्लीन दिस कम्स अंडर योर डोमेन सिंस यू हैव वर्कड विद इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, इस वक्त पाकिस्तान की 48% आबादी 48% कंप्राइजेज ऑफ वुमेन। ना सिर्फ ये कि तादाद में आबादी में आप ज़्यादा हैं, माइंडसेट चेंज कि इनको भी आपने फ़ाल शहरी बनाना है, इनको कोई हुनर देना है, अपने पैसे ये खुद कमाएं एंड दे बिकम अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली। डू यू थिंक वी आर वर्किंग? वहाँ पे तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। जी, बिल्कुल वहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है। आई एम गोइंग टू मेंशन समथिंग हियर अबाउट ESG व्हिच इज़ एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। इसके डिस्क्लोजर्स अभी SECP ने भी लॉन्च किए हैं, इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है हमारे मुल्क में। सो बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, उसका जो S है सोशल, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो फोकस्ड हैं ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइडेड टू वुमेन एंड ट्राइंग टू प्रोवाइड देम वर्क प्लेस, या कोई उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, कुछ हो जाए। दूसरा, हम लोग आजकल बहुत इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं फॉर वीमेन, राइट। सो बेसिकली आई थिंक जो एंटरप्रेन्योरशिप है उस तरफ बहुत फोकस जा रहा है इन टर्म्स ऑफ आई डू आल्सो वांट यू टू मेंशन कि हमने देखा कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकिंग ऑन इक्वालिटी का भी इनिशिएटिव लॉन्च किया। यानी पहले अगर ख़वातीन के लिए बैंक अकाउंट खोलना, अपनी रकम को खुद मैनेज करना मुश्किल था, इवन इफ़ यू आर अ होम मेकर, आज भी अगर आप खुद काम नहीं करती, अगर आपके पास वो इक़्तिसादी रसाई नहीं थी कि आप अपना अकाउंट खुद खोल सकते, उसमें बड़ी आसान बनाया गया, बहुत ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। सो उसका पहला, उसके 5 पिलर्स हैं बेसिकली। तो फर्स्ट पिलर टॉक्स अबाउट कि आपको इंडक्ट करना है फीमेल्स को, और उसका जो टारगेट दिया गया है वो 20% है अक्रॉस पाकिस्तान, राइट, इन बैंकिंग इंडस्ट्री में। उसके बाद जो हमारा वुमेन एजेंट्स हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर में होती हैं, उसका भी 10% का टारगेट है। देन वी टॉक अबाउट द अदर पिलर व्हिच इज़ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो हम जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाएं बैंकिंग की तरफ से फॉर वुमेन, जो हमारी जो वुमेन है वो यूज़ कर सकें। इस तरह के बहुत प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं हर बैंक की तरफ से। तीसरा जो है वो बहुत बड़ा फोकस है टू हैव वुमेन प्लेस्ड इन ब्रांचेस। अच्छा, इसका जो टारगेट है वो 75% है। एटलीस्ट 75% वुमेन हैव टू बी प्लेस्ड इन द ब्रांचेस एज वुमेन चैम्पियंस, फीमेल चैम्पियंस कहा जाता है इसको। इसका फ़ायदा ये है कि जब कोई ख़वातीन, जैसे झेलम की ब्रांच है, अब वो अबाया में आ रही हैं या वो नहीं चाह रही कि मैं किसी मर्द से बात करूँ, तो शी वुड रादर प्रेफर टू टॉक टू अ वुमेन। तो फिर इसलिए हम चाह रहे हैं कि वुमेन जो है वो ब्रांचेस में प्लेस्ड हों। दैट्स द होल आइडिया, ताकि हमारी शालीन इस तरह की तमाम चीज़ें आप देखें कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक कर चुके हैं। सऊदी अरब में ये चेंज हम देख सकते हैं, और इस दफ़ा मुझे बड़ा खूबसूरत लगा कि जो खाने काबा का गिलाफ काबा जब तब्दील होता है, किस वक्त तब्दील होता है, उस सेरेमनी में भी पहली दफ़ा ख़वातीन ने पार्टिसिपेट किया। तो ख़वातीन को हर शोबा ज़िंदगी में, हर धारे में फोर फ्रंट पे जब आप लेकर आएंगे, जब आप उनको ख़ुद मुख्तार करेंगे, तो वो एक फ़ाल शहरी बनेंगे। याद रखिए कि एक बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, और इस माँ को आप जितना एम्पावर करेंगे, जितना मजबूत करेंगे, उतना ही मजबूत हमारा ख़ानदानी निज़ाम और उतना ही मजबूत हमारा माशरा होगा। इसी के साथ मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डॉक्टर रब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, फॉर रेजिंग इंपॉर्टेंट इशूज़ एंड फॉर इंगेजिंग विद आवर पॉलिसी मेकर्स, ताकि हम ये मस्बत तब्दीली अपने यहाँ लेके आ सकें। इसके अलावा हमारे पैनल में आज डॉक्टर जयपाल छाबड़िया मौजूद थे, इसके अलावा शार्लीन अंसारी एंड हुमा परवेज़। थैंक यू वेरी मच फॉर शेडिंग लाइट ऑन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्वर्जेसन। इसी के साथ जी मुझे इजाज़त दीजिए। आप क्या सोचते हैं, वाई आर वी फेलिंग एज अ सोसाइटी टू डू बेटर फॉर आवर पॉपुलेशन, इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।